चलिए, माध्यमिक वाले जो इस बार माध्यमिक देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए मैं हिस्ट्री में, जो आप लोगों का हिस्ट्री का सिलेबस है उसका चैप्टर 2 का एक एक टॉपिक करके मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, हर वीडियो के हर टॉपिक पर मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं और हर टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर कैसा माध्यमिक में आ सकता है, क्वेश्चन और आंसर साथ में दे रहा हूँ। वो PDF में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में रहेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है चैप्टर 2 का, हम लोग बहुत सारा कवर करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसका भारत में या बंगाल में चिकित्सा शास्त्र में, मतलब कि मेडिकल साइंस में, ट्रीटमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस की उन्नति के क्षेत्र में क्या अवदान था, ये आपका टॉपिक है आज का। ठीक है, तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना थी, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, आप कॉलेज स्ट्रीट में जाइएगा, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल या कॉलेज जो है ये आपका 1835 में बना था। तब से अभी तक ये मतलब सबसे, समझ लीजिए कि एशिया में ये सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल था। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है कि वो हॉस्पिटल्स जहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई भी होती है प्लस ट्रीटमेंट भी होता है, उसी को कहते हैं मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये खासियत होती है मेडिकल कॉलेज की। तो ये 1835 में बना था, मतलब 1835 में इसके बनने का डिक्लेरेशन हुआ था। उसके बाद से इसको बनाने में टाइम भी लगा, इसमें पढ़ाई भी और ट्रीटमेंट वगैरह थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ। तो वो सब कुछ मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ और इसका जो क्वेश्चन क्या आएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है माध्यमिक के लिए। माध्यमिक में इससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग इस बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बनने के पीछे एक बैकग्राउंड है, एक कहानी है कि ये 1835 में चूँकि डिक्लेयर हुआ था। तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि मैं चैप्टर 2 में हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं। 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी, मतलब 1899 ईस्वी का जो दौर था, ये 100 साल, इस 100 साल के बीच की कहानी, मतलब कि भारत में क्या क्या, बंगाल में विशेष करके बंगाल में क्या क्या सुधार हुए थे, कौन कौन से महापुरुष जन्म लिए थे, कौन कौन से सामाजिक सुधार हुए थे, शैक्षणिक सुधार हुए थे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 का ये टॉपिक ही है। ठीक है, तो 1800 से लेकर 1899 तक, जिसमें से 1800 से लेकर 1850 को अगर आप देखिएगा, ये जो 50 साल है शुरुआत का, ये 50 साल वाइटल था इंडिया के हिस्ट्री के लिए, बंगाल के इतिहास के लिए, क्योंकि इस दौर में बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे शिक्षण सुधार, बहुत सारे सामाजिक सुधार, मतलब कि ढेर लग गया था सुधारों का। तो ये जो 19वीं शताब्दी का पहला अर्ध था, प्रथमार्ध था, मतलब 1850 से लेकर 1850 प्रथम अर्ध जो था, पहला आधा, 100 साल में अगर आधा करें तो ये पहला आधा था। तो पहला आधा जो था वो बंगाल और भारत के लिए वरदान साबित हुआ था बहुत सारे क्षेत्रों में। तो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में, इन सब के ऊपर हम लोग चैप्टर 2 के ऊपर, ये पूरा चैप्टर 2 का एक बैकग्राउंड मैंने आप लोग को दे दिया, ओवरव्यू का एक वीडियो बना दिया, आप उसको देख लीजिएगा। चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है हमको, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो उधर हम लोग न जाकर, शिक्षण सुधार, समाज सुधार में न जाकर, अब थोड़ा सा आते हैं कि मेडिकल साइंस के क्षेत्र में इस दौर में क्या हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा या अंदाज़ा ही लगा लीजिए, 1800 का जो दौर है, 1800 से 1850 का, मतलब आज से समझ लीजिए 150 साल पहले, 2022 चल रहा है, 1800। ठीक है, तो 2000 क्या, 150 क्या, 200 साल पहले, 200 साल पहले भारत में कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट या जो आज एलोपैथी वगैरह, जो पोस्टमार्टम होता, ऑपरेशन वगैरह, ये सब नहीं था भारत में। हमारे देश में उस समय वही आयुर्वेद ट्रीटमेंट था, अभी भी है। हाँ, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था और यूनानी हकीम, ये सब जो होते हैं, उस तरीके की चिकित्सा व्यवस्था थी, मतलब ओल्ड जो ट्रेडिशनल चिकित्सा था। तो अंग्रेज आए, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाना शुरू किया। 1757 से 1757 से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाना शुरू किया। और जैसे जैसे वो गुलाम बनाते गए, वैसे वैसे उनका कब्जा बढ़ता गया, मतलब कि एक एक क्षेत्र पर उनका कब्जा बढ़ता गया। तो साथ ही साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कुछ हरकतें भी हुई, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई। ठीक है, ज़्यादातर बुरा ही हुआ था, मतलब हमारे ऊपर अत्याचार, विभिन्न तरीके से हमारा शोषण। उनका मकसद ही यही था कि यहाँ से धन कमाकर इंग्लैंड ले जाओ, वो कंपनी थी। ठीक है, और कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल अगर नहीं होता तो जैसे ये आपका जो शिक्षण सुधार हुए थे, जो समाज सुधार हुए थे, जो आज हम मॉडर्न बने हैं भारतवासी और विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो ये चीज़ शायद अभी बहुत लेट से आती। हम अभी भी हो सकता था कि वर्ल्ड लेवल पे पिछड़े हुए होते। तो ये अच्छा पहलू था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल की,
की स्थापना का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के शुरुआती दौर में, मतलब 1757 के बाद से लेके 1850 या 1857, मतलब शुरुआत का 100 साल का जो समय था, तो इस दौर में जो था कि मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए थे। मेडिकल साइंस में पुरानी ट्रीटमेंट पद्धति आयुर्वेद वगैरह यही सब था हमारे देश में। तो जब वो आए यहाँ पर और एक से एक मिशनरी, एक से एक डॉक्टर, विदेशी नागरिक, विदेशी बिजनेसमैन वगैरह भारत में एंटर करना शुरू किए, तो उनके दिमाग में आया और हमारे देशवासियों के भी दिमाग में आया कि हमें आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है, जो मेडिकल साइंस है, उसके डेवलपमेंट के लिए हमें सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आधुनिक मेडिकल साइंस के उन्नति के लिए आपका 1800 के बाद से ही, 1805-10 के बाद से ही विभिन्न तरीके से चर्चाएं शुरू हो गई थी। ठीक है, एक शायद आपका 1823 में मतलब कुछ प्रगतिशील अंग्रेज थे, मतलब कि जो डेवलपमेंट चाहते थे, ऐसी मेंटालिटी वाले, उन लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, स्थापना की थी उस मेडिकल एंड फिजिकल सोसाइटी ऑफ कलकत्ता में। ठीक है, इसका मकसद था कि भारतवासियों को जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है, यूरोपीय चिकित्सा पद्धति जिसको आप एलोपैथी कह सकते हैं, उससे परिचित करवाना। ठीक है, उसके फ़ायदे को समझाना, उसके फ़ायदे से रूबरू करना इनको। इस मकसद से 1823 में आपका ये शुरू हुआ, मतलब ये कमेटी बनी इसके प्रचार प्रसार के लिए। अब आगे जाकर 1828 ईस्वी में हमारे देश के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनकर आए। उनके टाइम में भारत में मेडिकल साइंस के क्षेत्र में रुझान थोड़ा ज़्यादा पैदा हुआ। वो खुद भी एक प्रगतिशील व्यक्ति थे, भारतवासियों का अपलिफ्टमेंट चाहते थे। आपने उनके बारे में मैंने पिछले कई वीडियो में बताया भी है कि उन्होंने जो जो काम किया भारत के लिए, उनका भी फोटो लगाकर हमें पूजा करना चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसा काम उन्होंने किया था। तो उन सारे कामों में से एक काम इस टॉपिक में भी आ गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस के उत्थान के लिए ये चर्चा शुरू हुई, रुझान बढ़ा लोगों का, क्योंकि वो खुद चाहते थे। तो उन्हीं के प्रयास से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कमेटी का गठन किया कि वो रिपोर्ट दे कि मेडिकल साइंस की उन्नति, मॉडर्न मेडिकल साइंस की उन्नति, मॉडर्न चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सा विज्ञान की उन्नति किस तरीके से की जाए। तो इस कमेटी ने आपका 1834 में एक रिपोर्ट पेश किया और उसी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 1835 में नेक्स्ट ईयर लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर कहिए आप इस कंपनी की सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, हालांकि इसका नाम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज नहीं था, इसका नाम था आपका मेडिकल कॉलेज बंगाल। ठीक है, ये नाम था और इसको हम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के नाम से अब जानते हैं और नामकरण भी इसका कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। लेकिन उस समय विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में या सरकार ने मेडिकल कॉलेज बंगाल के नाम से घोषणा किया कि एक इंस्टीट्यूशन कलकत्ता में शुरू किया जाएगा। ठीक है, और उसी साल 1835 में ही, चूँकि तो ये अनाउंस हुआ था कि बनेगा, मतलब इसकी स्थापना होगी, तो बिल्डिंग वगैरह था नहीं, ज़मीन वगैरह चाहिए, बिल्डिंग बनाना होगा। तो फिर भी लेकिन क्या किया गया, इसी के अंडर में, इसी नाम के अंडर में, इसी का कोर्स वगैरह बनाकर आपका हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश हो गया था 1817 में, और 1818 में हेयर स्कूल की स्थापना हुई थी। इन दोनों कॉलेज में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई, मतलब डॉक्टरी की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई स्टार्ट की गई। ठीक है, उसके बाद आगे जब लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक के कुछ सालों बाद लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए, तो उनके टाइम में आपका 1848 ईस्वी में इसका बिल्डिंग बनाने का, कंस्ट्रक्शन करने का आपका काम शुरू हुआ, उसकी नींव रखी गई। ठीक है, और बिल्डिंग के लिए एक ज़मीन की भी ज़रूरत थी। तो उस समय कलकत्ता में एक बहुत फेमस और धनी व्यापारी थे, मोतीलाल सील, उन्होंने अपनी ज़मीन दान की थी इस बिल्डिंग के लिए। ठीक है, 1848 से निर्माण कार्य इसका शुरू हुआ और 1852 में जाकर इसका निर्माण कार्य ख़त्म हुआ, 4 साल। ठीक है, उसके बाद 1865 से यहाँ पर पढ़ाई लिखाई शुरू हुई डॉक्टरी की। लेकिन आप ये मत कंफ्यूज होइएगा
क्योंकि हेयर स्कूल और आपका हिंदू स्कूल, हिंदू कॉलेज, इसमें इसकी पढ़ाई इसके अंडर में शुरू हो चुका था, इन दोनों कॉलेज के अंडर में शुरू हो चुका था 1835 से, उसी साल से, ठीक है। लेकिन चूंकि इसका बिल्डिंग वगैरह नहीं था तो यहाँ पर पढ़ाई शुरू जो होती है वो 1865 से होती है। तो ये थी कहानी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की। अभी जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अगर नहीं बना होता तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में ऐसे ऐसे डॉक्टर थे, इंडियन डॉक्टर भी थे, विदेशी भी थे, टीचर थे। तो जैसे मान लीजिए पोस्टमार्टम वगैरह हमारे हिंदू धर्म में अपराध या पाप माना जाता है। तो पोस्टमार्टम होना ये सब अपराध था, पाप माना जाता था। तो ये सब शुरू नहीं होता। ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में आपके डॉक्टर एक मधुसूदन गुप्त थे, उनके बारे में भी उन लोगों को पढ़ना है आगे नेक्स्ट टॉपिक में। उन्होंने फर्स्ट टाइम पोस्टमार्टम किया था, शव विच्छेद किया था। फिर शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन, ये ऑपरेशन वगैरह नहीं होता था हमारे देश में, तो ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के थ्रू से वो सब शुरू हुआ। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस से भारतवासी परिचित हुए, विशेष करके कलकत्ता और बंगाल के लोग। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस की उन्नति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम था। इसी को आधार बनाकर आगे जाकर विभिन्न जगहों पे हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए गए। इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एक से एक डॉक्टर पैदा हुए, जो आगे जाकर ढाका, खुलना, विभिन्न जगहों पर हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करने के लिए डॉक्टर अवेलेबल हुए। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना थी भारत में या बंगाल में मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। इसलिए इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है, आने का चांस भी रहता है, और आपके सिलेबस में भी पढ़ाया जा रहा है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और भारत में मेडिकल साइंस की उन्नति या चिकित्सा विज्ञान की उन्नति, मतलब या कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का मेडिकल साइंस की उन्नति में क्या अवदान था। यही क्वेश्चन भी रहेगा आपका माध्यमिक में, 2018 में आया भी हुआ है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि ये क्वेश्चन जो होगा इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। और ये जो अभी तक मैंने बताया आपको पूरी कहानी, ये भी मैंने लिख दिया है। आप जो मैं आंसर दूंगा पीडीएफ में, उसमें देखिएगा उसका कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के ऊपर पूरा बैकग्राउंड लिखा हुआ है। जो मैंने आपको बताया शॉर्ट में बताया, मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया, आप उसको पढ़ लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकलेंगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो डेट नाम वगैरह है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो MCQ के लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और 4 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन इससे आता है या आया है या आ सकता है, वो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका आंसर भी क्या क्या कैसे करना है वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, भारतवर्ष में चिकित्सा शास्त्र के प्रसार में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज या CMC शॉर्ट फॉर्म में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज CMC का क्या अवदान था। उत्तर कैसे लिखेंगे, तो उत्तर लिखते समय मैंने क्या बताया था 4 मार्क्स में, कि कोई भी 4 मार्क्स या 8 मार्क्स का आंसर अगर आप लिखते हैं माध्यमिक में, तो आपको शुरुआत में क्या करना होगा, एक भूमिका लिखनी होगी। तो इसकी भी एक भूमिका दीजिएगा, लिखिएगा आंसर। पहले तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का अवदान यहाँ लिख दिया, उसके बाद भूमिका लिखेंगे। भूमिका मतलब परिचय, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के बारे में थोड़ा सा परिचय आप डाल दीजिएगा। अब इसमें लिखना क्या है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की पहला हेडिंग होगा भूमिका के बाद शुरुआत। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत कब हुई, शुरुआत के बारे में पूरा कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, आप आराम से पढ़ के समझ जाइएगा, इतना ईजी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, शुरुआत। उसके बाद 2 नंबर कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के क्या क्या नियम कानून उस समय बनाए गए थे, ये मैंने डाला है, नियम कानून, ठीक है, नियम विनियम मतलब रूल एंड रेगुलेशन क्या था। उसके बाद तीसरा कि इसमें शिक्षक कौन कौन से थे उस समय जब ये तैयार हुआ 1835 में। और चौथा कि इसकी प्रथम परीक्षा कब हुई, कितने डॉक्टर वगैरह पास किए थे। ये करने के बाद लास्ट जो हेडिंग होगा, ये पहला था भूमिका और लास्ट हेडिंग होगा उसका कोई नंबर नहीं होगा, भूमिका का भी कोई नंबर नहीं होता है। लास्ट जो हेडिंग होगा हो जाएगा मूल्यांकन या उपसंहार। तो मूल्यांकन या उपसंहार में क्या लिखा जाता है कि आपने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का जो भी आपने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की जो भी जानकारी दी, अब उसके अवदान को देखते हुए आपका क्या व्यू है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के बारे में, कि ये इसका अवदान कितना बड़ा था, कितने या छोटा था, जो भी आपका क्या व्यू है वो व्यू लिखा जाता है आपका उपसंहार या मूल्यांकन में। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, आप आराम से इसको याद हो जाएगा आपको। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माध्यमिक के लिए, इसको ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। वेट कीजिए, नेक्स्ट फिर इसी चैप्टर का अगला जो टॉपिक है कलकत्ता विश्वविद्यालय, उस पर मैं वीडियो बनाकर दे दूंगा। और मैं रोज़ अब एक एक करके आप लोगों के लिए एक एक वीडियो बनाता जाऊंगा हिस्ट्री का। और चूँकि मेरे चैनल में और भी एजुकेशन रिलेटेड और भी वीडियोस बनते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह का है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अब मैं आप लोगों पर ध्यान दूंगा। और बाकी आप लोगों के जो दीदी या भैया वगैरह हैं जो हायर स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी चैनल में बहुत कुछ है। आप लोग हिंदी ग्रामर देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण, HS का, पॉलिटिकल साइंस का मैंने सिलेबस कवर किया हुआ है।
फिर जाकर स्कॉलरशिप वगैरह से रिलेटेड जो वीडियो होता है, आप लोग जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं माध्यमिक या 11 या 12 के, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट के आपका सजेशन भी हमारे चैनल की तरफ से अपलोड होता है। तो चैनल में आप बने रहिए, आपको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में, माध्यमिक, 11, 12, आगे जाकर ग्रेजुएशन में, तो आप बेहिचक मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आपको कोई आंसर चाहिए या कुछ पूछना हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप हर तरीके का हेल्प मुझसे ले सकते हैं। मुझे आपको हेल्प करने में कोई संकोच नहीं है, बशर्ते कि मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, मेरे पास समय होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो भी लगेगा, क्वेश्चन आंसर जो भी चाहिए वगैरह सब मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप चैनल में बने रहिए। चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पास में बेल आइकन जो है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि आप जो चाहते हैं, आपसे रिलेटेड जो वीडियोस आपको चाहिए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप वो वीडियो देखते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा एक आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि आपको अगर हम फ़ायदा पहुँचा रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी हमें हेल्प कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, फ़ायदा हो रहा है वीडियो बनाने का। तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक कीजिएगा। और आपके क्लासमेट, फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिले। कर भला तो हो भला, तो ये भी उम्मीद आपसे करूँगा। तो आज के लिए बस इतना। वेट कीजिए, आपके इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो फिर मैं अपलोड कर रहा हूँ।